हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम अपने 10th के बैच के साथ केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज उसके सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस या फिर प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चंस उन पर भी डिस्कशन करेंगे और ओवरव्यू हम पूरे चैप्टर की बात करेंगे। चैप्टर का नाम है रासायनिक समीकरण और उसकी अभिक्रियाएँ। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, रासायनिक अभिक्रिया का। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, कोई बताएगा? कोई भी वस्तु दूसरे अवस्था में चल जाए। मतलब अगर वस्तु का एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसमें क्या क्या होता है, मतलब उसमें क्या क्या हिस्सा लेता है? अभिकारक और उत्पाद होता है ना। तो अभिकारक क्या होता है? अभिकारक जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो भी तत्व होते हैं या फिर जो भी पदार्थ होते हैं ना, जो हम समीकरण के बाईं ओर लिखते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है। और उससे क्या होता है, बनता है वो जो नया पदार्थ बनता है, जो नया हमारे पास सब्सटेंस आता है, उसको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक हो सकते हैं, उत्पाद एक होगा, या फिर एक ही अभिकारक होगा, उत्पाद एक से अधिक हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कैसा अभिकारक है और उसका कैसा उत्पाद बन रहा है। ठीक है ना। तो अभिकारक का मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो भी हैं वो अभिकारक कहलाएंगे, और उनके भाग लेने के पश्चात जो अभिक्रिया होने के बाद जो बनता है उसको हम क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? उदाहरण के तौर पे हम इसमें ले सकते हैं कि भोजन का पचना, है ना, भोजन का पचना, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही का जमना, ठीक है, या फिर मैग्नीशियम रिबन का या फीते का जलना। ये सारा का सारा क्या हो जाएगा हमारा? इसका उदाहरण है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ये अभिक्रिया कर रहा है तभी वो दूसरा कुछ बन रहा है। जैसे यहाँ पे भोजन का पचना, तो भोजन का पचना, हम भोजन जो लेते हैं क्या शरीर हमारा वही यूज करता है? क्या वही भोजन हमारा शरीर खाता है? हमारा सेल टिश्यू जो है वो वही भोजन यूज करता है? नहीं ना। तो वो क्या करता है, उस भोजन को दूसरे फॉर्म में क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। वो उसी फॉर्म में नहीं लेता है जिस फॉर्म में हम उसको देते हैं। वो हमेशा क्या करता है, उसको चेंज करता है, फिर अपने हिसाब से उसको, वो कार्बोहाइड्रेट हो या फिर वसा हो या प्रोटीन हो या फिर विटामिन्स हो, जो भी हो, अलग अलग फॉर्म में क्या करता है, उसको वो एक्सेप्ट करता है ना। तो हम भोजन के तौर पे अभिकारक लेते हैं और शरीर हमारा क्या करता है? अभिक्रिया करता है और उसके बाद उत्पाद बनता है। उसी उत्पाद का इस्तेमाल हमारा बॉडी करता है। ठीक है। तो भोजन का पचना भी क्या होगा? एक रासायनिक अभिक्रिया होगा ना। ठीक है। दूसरा है हमारा श्वसन। तो श्वसन में क्या होता है? हम श्वसन में जब श्वसन लेते हैं तो हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन जा करके क्या होता है, हमारे टिश्यू के पास, सेल के पास जाता है, और वो सेल क्या करता है, उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके हमारे भोजन के द्वारा जो उसको प्रोटीन वगैरह मिला हुआ रहता है उसको तोड़ने का काम करता है। क्योंकि हमारा बॉडी जो है ना, एक ही भाषा समझता है, वो एटीपी चाहिए उसको। क्या चाहिए? एटीपी। आप जैसे गाड़ी में देखते होगे ना, गाड़ी में तो हमारा पेट्रोल भी डलता है, फिर हमारा मोबिल भी लगता है, ग्रीस भी लगता है, बॉल बेरिंग, टायर, बहुत सारा कुछ होता है। लेकिन गाड़ी को चलने के लिए क्या चीज़ चाहिए? उसको पेट्रोल चाहिए, है ना। मतलब उसको ईंधन चाहिए। आप क्या क्या डाल रहे हो उससे कोई मतलब नहीं, उसको फाइनली क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए। आप सब कुछ डाल दीजिए, पेट्रोल नहीं डालिएगा, चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। लेकिन और सब में थोड़ा मोड़ा कमी भी होगा, पेट्रोल होगा तो घी स्पीड के कैसे चला देगा, तो है ना। तो वही बात है। तो ये जो गाड़ी जो हमारा लेता है ना, हमारा जो शरीर है, ये जो हमारा एनर्जी लेता है उसको एटीपी में लेता है। ठीक है। उसका यूनिट होता है एनर्जी का, तो उसमें वो तोड़ करके हमारा भोजन लेता है, ग्रहण करता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण की बात करते हैं। मतलब इसका एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं तो क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया का एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि जैसे कोई भी अलग अलग टाइप का हमारे पास क्या है, अभिकारक है, और वो दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके ऐसी परिस्थिति हुई कि वो एक साथ मिल करके क्या बनेगा? नया उत्पाद बनाएगा। तो जैसे हम अभी देखे हैं कि दही का जमना, तो दही क्या था? पहले लिक्विड फॉर्म में था, है ना, लिक्विड फॉर्म में था। उसको लेकर के हम क्या किए? उसमें जोड़न डाले, जमा, और वो क्या हो गया? आप सॉलिड फॉर्म में आ गया ना। वो पूरा सॉलिड नहीं है लेकिन सॉलिड तो है, जेली फॉर्म में तो है ना। तो वो उसका अवस्था बदल गया,
तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको क्या होता है, पदार्थ के, किसी भी पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है। दूसरा क्या है कि उसके रंग में परिवर्तन, है ना। तो बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया होते हैं जिसमें क्या होता है, उसके रंग में परिवर्तन आता है, उसका रंग बदल जाता है। ठीक है, हम लोग वो भी देखेंगे, है ना। उसके बाद है तापमान में परिवर्तन। तो अच्छा एक बात बताओ, दूध का टेम्परेचर और दही का टेम्परेचर, उसमें अंतर होता है कि नहीं होता है? होता है ना, है ना। तो दूध कितना टेम्परेचर पे रहता है, उसको छूने पे क्या ठंडा लगता है? नॉर्मल दूध को छूने पे ठंडा लगता है, लेकिन दही को छूने पे हल्का सा ठंडा टाइप का फील होता है कि नहीं होता है? तो उसके टेम्परेचर में अंतर होता है, तो वो टेम्परेचर में भी अंतर करेगा। उसके बाद है कि गैस का उत्सर्जन, कोई भी अभिक्रिया जब होगा तो क्या होगा, हमारा गैस का उत्सर्जन होगा। अब कोई अभिक्रिया में बहुत माइनर गैस का उत्सर्जन होता है, किसी में मेजर होता है। तो माइनर होता है वहाँ पे हमको नहीं दिखेगा, लेकिन जहाँ पे मेजर गैस का उत्सर्जन होगा वो क्या होगा, हमको दिखेगा, महसूस होगा, है ना। हम फील कर पाएंगे कि हाँ गैस का उत्सर्जन हो रहा है ना। रासायनिक परिवर्तन को कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो सबसे पहला होता है कि शब्द समीकरण द्वारा करते हैं। शब्द के तौर पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखना जरा सा बोर्ड पे। यहाँ पे जैसे है जिंक के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनेगा, और प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगा, निकलेगा, यही बनेगा ना। देख रहे हो कितना आसानी से ये हम ऐसे लिख लिए, शब्द में लिख लिए। एक तो तरीका ये है लिखने का, है ना। लेकिन दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम जिंक को ऐसे लिख सकते हैं, Zn और प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल को लिख सकते हैं H2SO4, और इससे हमारा क्या हो जाएगा, ZnSO4 और प्लस H2 गैस बनेगा, ये रिलीज करेगा। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो एक हुआ हम शब्दों में लिख सकते हैं, एक हुआ हम संकेतों में लिख सकते हैं, इसके रासायनिक समीकरण के हिसाब से लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो ये है जिंक और ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हमारा क्या हुआ, अभिकारक हुआ, है ना। अभिकारक है दोनों का दोनों, और ये दोनों मिल करके क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, और फिर क्या बनाएगा, उत्पाद बनाएगा, है ना। उत्पाद के तौर पे गैस तो निकल रहा है, तो गैस निकलेगा तो क्या वो क्या बोलते हैं, गैस का उत्सर्जन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी हम लोग देखे हैं ना कि जब उसके अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस का उत्सर्जन होता है, ये सब देखे है ना। ठीक है, तो गैस का उत्सर्जन तो हो रहा है यहाँ पे, है ना। समझ में आई बात? आगे आते हैं, रासायनिक समीकरण होता क्या है, सोचो कोई आदमी। रासायनिक समीकरण क्या होता है? अरे आसान है समझना। देखो रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो रासायनिक समीकरण हम क्या करते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को कराते हैं और उसको लेकर के संकेत के तौर पे, अभिकारक और उत्पाद के तौर पे एक समीकरण में जब हम लिखते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम दो अभिकारक को मिला करके क्या बनाए हैं, ये दो उत्पाद बना है ना। तो ये जो लिखने का तरीका है ना, ये रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का तरीका को ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं ना। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। अब रासायनिक समीकरण में भी होता है कि हमारा संतुलित समीकरण है या फिर असंतुलित समीकरण है। कैसे पहचानेंगे कि संतुलित है या असंतुलित है? हम लोग संतुलित कैसे करेंगे किसी समीकरण को, रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित कैसे करेंगे, इसके बारे में भी देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आयरन के साथ हम बताए ना कि जंग लगता है ना। तो आयरन के साथ हम लोग क्या करते हैं, वाटर को लेकर डाल देते हैं, मतलब लोहा को पानी में डाल देते हैं, पानी से भिगा देते हैं और छोड़ देते हैं सूखने के लिए, है ना। तो डालने पर क्या बनेगा, Fe2O3 बनेगा, मतलब वो आयरन का ऑक्साइड बनेगा, फेरस ऑक्साइड बनेगा, और फिर क्या बनेगा, वहाँ से H2 गैस रिलीज होगा। तो यहाँ पे समझना, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि यहाँ पे आयरन का मान तो क्या होता है, Fe होता है, H2O के साथ रख दिए, क्या बना, Fe3O4 बना, और प्लस H2 गैस क्या हुआ, रिलीज हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पे ये जो हमारा फॉर्मेशन हो रहा है, क्या ये संतुलित रासायनिक समीकरण है? नहीं है ना? संतुलित है? नहीं, क्यों संतुलित नहीं है? क्योंकि अभिकारक उत्पाद दोनों का मतलब ये क्या हाँ, एक बात और समझने वाली बात है कि हम रासायनिक समीकरण को संतुलित या असंतुलित कैसे कहते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट, जो हमारा एलिमेंट होता है 118 को एलिमेंट है ना, किसी भी एलिमेंट का द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है, ठीक है। और द्रव्यमान नहीं बदलेगा मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमारा कहता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ ना तो बनता है और ना ही नष्ट होता है, वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है, परिवर्तित होता है, चेंज होता है। तो कुछ तो नष्ट होगा नहीं। मतलब यहाँ पे अगर हमारा आयरन है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे आयरन का ऑक्साइड बन रहा है, H2 गैस निकल रहा है, तो यहाँ पे जितना आयरन होगा वहीं इतना आयरन होगा, यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ पे जितना हाइड्रोजन है वहाँ भी इतना हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ पे जितना ऑक्सीजन है उतना ही ऑक्सीजन वहाँ भी होना चाहिए। तो अगर हम इस साइड में जितना अभिकारक है उतना ही उत्पाद अगर बना देते हैं तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। लेकिन अगर अभिकारक अलग है और उत्पाद अलग है तो क्या हो जाएगा, असंतुलित होगा। हम लोग करके देखते हैं, ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम इसका सूची बना लेते हैं। एक तरीका ये भी है इसको कि हम सबसे पहले इसको क्या कर ले, घेर ले। क्या करें, घेर लेते हैं, ठीक है। घेर लिए, आप देखो क्या होता है, ठीक है। सबको घेर लिए। अब देखो यहाँ पे घेरने के बाद अब हमारा ये अंदर में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। हम जो लिखना होगा ना बाहर में लिखेंगे, जो भी गुना करना होगा 1 से 2 से 3 से जो भी गुना करना होगा हम बाहर में गुना करेंगे, अंदर में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जैसे Fe3O4 है तो Fe4O4 नहीं कर देंगे, ये सब चेंज कुछ भी हम नहीं करेंगे। हम इसके बाहर में जो चेंज करना होगा करेंगे। तो सबसे पहले हम किसका चेंज करते हैं, तो देखते हैं अभिकारक और उत्पाद में से सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा जो होगा सबसे पहले उसी को हम लोग संतुलित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, ये 1 गो है, ये 2 गो है, या फिर 1 गो है, फिर यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 4 है, सबसे बड़ा वो है, 4 है ना। तो इसको 4 लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे यहाँ वो दिख रहा है अभिकारक में, तो यहाँ पे क्या करते हैं 4 से गुना कर लिए, तो 4 गो वो हो गया, यहाँ भी 4 गो हुआ, यहाँ भी 4 गो हो गया, संतुलित हो गया यहाँ पे ओ। अब देखते हैं, देखो 4 ओ दे दिए, यहाँ पर H2 तो 1 गो था, H तो 2 गो था ये, लेकिन अब क्या हो गया 4 दूना 8 हो गया, लेकिन यहाँ पे अभी भी क्या है 2 ही है। तो क्या करें भैया, यहाँ पर भी 4 से हम गुना कर दिए। क्या कर दिए, 4 से गुना कर दिया। अभी H2 भी संतुलित हो गया। लेकिन अब देखते हैं अब कौन सबसे बड़ा बचा हुआ है, तो Fe3 बचा हुआ है। तो यहाँ पे 3 है ना, 3 को Fe है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ 3 है तो इस पे क्या करते हैं Fe के बगल में यहाँ पे 3 लिख देते हैं। देखो अब समीकरण जो है हमारा क्या हो गया, संतुलित हो चुका है। तो इसका स्टेप है, सबसे पहले तुम क्या करोगे कि एलिमेंट को इस तरीके से घेर लोगे। घेरने के बाद सबसे बड़ा वाला देखोगे कि सबसे बड़ा वाला कौन सा है। सबसे बड़ा वाला जो मिलेगा वो अगर उत्पाद में है तो अभिकारक में संतुलित करेंगे, इसमें अभिकारक में है तो उत्पाद में संतुलित करेंगे ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। ऐसा नहीं है, अगर मान लेते हैं कि हमारा Fe3O4 यहाँ पे रहता तो क्या करते, इधर और इधर क्या होता, हमारा H2O रहता है ना। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, सबसे पहले इधर के हिसाब से इधर को संतुलित करते हैं। मतलब ये मैटर नहीं करता है कि दाहिने साइड से लेकर के बाएं साइड में संतुलित करेंगे या बाएं साइड से दाहिने में, कहीं से कहीं कर सकते हैं। बस एरो के इधर जो है सबसे बड़ा, उसको एरो के इधर वाले से क्या करना है, संतुलित करना है। समझ में आई बात, गिन लेंगे ना, गिनने आता है ना, गिनती आता है ना। यहाँ पे 4 गिन सकते हैं ना, अगर इसके बगल में 4 लग गया तो 4 दूना 8 गिन सकते हैं ना, है ना। तो ये सब गिनने आता है तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि संतुलित करना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। एक इसी में से ले लेते हैं क्वेश्चन। जैसे दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, ये रहा हमारा दूसरा एग्जांपल, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि इसको संतुलित कैसे करते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या है, घेरने का है। घेर ले, कहीं कहीं तुमको दिखेगा, कहीं कहीं दिखेगा तुमको, हम बता रहे हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे जो तुमको कंफ्यूज कर सकता है थोड़ा सा।
ठीक है। कहीं कहीं तुमको दिखेगा क्या कि यहाँ पे ब्रैकेट में एस लिखा हुआ है, ब्रैकेट में ए क्यू लिखा हुआ है, ब्रैकेट में ए क्यू लिखा हुआ है, ब्रैकेट में जी लिखा हुआ है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है सॉलिड फॉर्म में है ये, एल रहता है तो एल का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म में, जी है मतलब जी मतलब गैसियस फॉर्म में, ठीक है। ए क्यू मतलब एक्वेटिक मतलब सांद्रता के रूप में है, सांद्रता होता है, सांद्रता समझते हो, दो या दो से अधिक पदार्थों का जो मिश्रण होता है ना उस सांद्रता कहते हैं उसको, ठीक है। तो वो मिश्रित फॉर्म में देखो यहाँ पे H2 भी है, SO4 भी है, मिश्रित है तो इसको AQ में लिखें। यहाँ पे Al2 है, SO4 है, दोनों मिश्रित है तो AQ में लिखे हैं। देखो यहाँ पे अकेले है, ये H2 गैस है तो इसलिए G में लिखें। यहाँ पे एल्युमिनियम क्या होता है, सॉलिड होता है, होता है ना, तो इसको S में लिखें। तो इससे घबराने का जरूरत नहीं है और इसको संतुलित नहीं करने लगना कि इधर S है तो उधर भी S होना चाहिए, है ना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। खैर यहाँ पे देखो एल है, एल यहाँ पे हम सबसे पहले सबसे बड़ा वाला ढूंढते हैं। तो सबसे बड़ा वाला क्या है, देखो यहाँ पे SO4 यहाँ पर भी, SO4 यहाँ पर भी है, लेकिन SO4 यहाँ 3 गो है, यहाँ पे एक ही है। क्या है, यहाँ पे एक ही है। तो एक काम करते हैं ना कि 3 से गुना कर देते पहले यहाँ पे, तो 3 इंटू कर दे, बगल में जगह नहीं था इसलिए नीचे कर दिए, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब 3 से गुना कर दिए, SO4 तो हो गया भैया, 3 दूना 6 गो H हो गया, H तो गड़बड़ा गया, तो 6 गो H हो गया। तो 6 गो H करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 3 से गुना कर देते हैं इसको भी, तो 6 गो H हो गया। अब ये भी हो गया संतुलित, ये भी हो गया। अब Al2 दो गो Al बचा हुआ है, यहाँ पे एक गो Al है, तो यहाँ पे क्या करते, 2 से गुना कर दे, ठीक है। अब देखो तो दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद बराबर है कि नहीं है ना। संतुलित करने का मतलब समझ में आया कैसे करेंगे, सबसे बड़ा वाला को लेंगे उसको पहले संतुलित करेंगे और उसके बाद फिर छोटा वाला को, अगर ब्रैकेट में दिया हुआ है तो ब्रैकेट वाला ही देखते हैं, है ना, तो वो देख लेंगे। समझ में आई बात, संतुलित कर लोगे। अब देखो हम लोग अभिक्रिया के प्रकार पे बात करते हैं, मतलब कितने तरह के अभिक्रियाएं होती है उसके बारे में बात करते हैं, है ना। अभिक्रियाओं के प्रकार, है ना। अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करें तो कितने प्रकार का अभिक्रिया होता है उसको हम लोग समझते हैं ना। तो उसको देखते हैं क्या लिखें। तो देखो सबसे पहले होता है संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत एक अभिक्रिया आता है उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं, इसी के अंतर्गत आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। दूसरा जो हमारा अभिक्रिया होता है उसको कहते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। हम लोग अभी सबको समझेंगे। और इसमें क्या आता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया आता है। क्या आता है, ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी अभिक्रिया आता है। दूसरा टाइप जो आता है वियोजन अभिक्रिया में वो होता है हमारा वैद्युत वियोजन। क्या होता है, वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन, ठीक है। तीसरा जो टाइप आता है हमारा वियोजन में वो होता है हमारा प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। ये तीन तरह का आ गया इसमें। और इसके बाद जो हमारा तीसरा जो अभिक्रिया होता है उसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया में और उसके बाद हमारा जो उसके चौथा टाइप आता है वो क्या आता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का। क्या आता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। हम कितना टाइप का अभिक्रिया सबको अभी समझेंगे। फिर पांचवा जो टाइप आता है हमारा वो होता है उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। क्या होता है, उपचयन या अपचयन।
उपचयन या अपचयन अभिक्रिया अभिक्रिया। ठीक है, तो कुल इतने तरह का हमारे पास अभिक्रिया है, देख रहे हो। ये संयोजन अभिक्रिया में आता है हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया में आता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और वैद्युत वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन, और तीसरा जो टाइप है हमारा विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया, और पांचवा है उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। तो कौन से अभिक्रिया में क्या होता है नहीं होता है, हम सबके बारे में हम क्या करेंगे अभी समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। नाम से ही पता चलता है कि संयोजन का मतलब है कि दो अभिकारकों का संयोग होगा। संयोग होगा मतलब एक दूसरे से क्या होगा, मिलेगा, तो क्या बनेगा, एक उत्पाद बनेगा। मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक जो होगा एक साथ मिलेगा तो एक उत्पाद बनाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, संयोजन कहेंगे। संयोजन का मतलब ही होता है मिलना, है ना, एक दूसरे से मिलना और एक बनना। मतलब बहुत सारा है, उसको मिला करके एक बना दिए तो क्या हो गया हमारा संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है हमारा कि क्या हो, इस संयोजन अभिक्रिया में हो सकता है हमारा कि ए और बी जो भाग ले अभिक्रिया में और बन जाए हमारा ए बी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। ऊष्माक्षेपी क्यों, तो ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक या एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं, है ना, एक से अधिक भी बनाते हैं। लेकिन एक बात जान लेना कि जैसे ये आपस में जैसे ही मिलते हैं क्या होता है कि ऊष्मा निकलना शुरू हो जाता है ना। दो आदमी को अगर दो कट्टर टाइप का आदमी है उसको लेकर के मिला दो, है ना, तो क्या होगा, घुसा घुसी चलेगा, चलेगा तो क्या होगा, ऊष्मा निकलेगा, ऊष्मा मतलब पसीना निकलेगा, आग बबूला होगा वो, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा निकलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होगा कि ए और बी को अगर हम मिलाएंगे तो ये ए बी बनेगा, लेकिन साथ में ऊष्मा का भी क्या होगा, रिलीज करेगा। ऊष्मा भी क्या करेगा, रिलीज करेगा, मतलब छोड़ेगा, तो क्या कहेंगे उसको, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अब वियोजन अभिक्रिया की बात करते हैं। वियोजन, वियोजन नाम से ही पता चल रहा है क्या, वियोजन। वियोजन आज एक बात जानते हो, जैसे कि किसी भी चीज का दुख उख आता है तो हम लोग कहते क्या कहते हैं, वियोग में रो रहा है, वियोग में टूट गया है ना। इतना बड़का वियोग उस पे पड़ा कि बेचारा टूट करके बिखर गया। वियोग विपत्ति जानते नहीं हो, अरे तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि नया जमाना के आदमी हो गए हो। नया जमाना में भी चलता है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं चलता है। तो वियोग का मतलब, वियोजन का मतलब होता है क्या, टूटना, नाम से ही है टूटना, है ना। तो ये टूट करके अगर बनेगा, जैसे हमारे पास क्या था, ए बी था, ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी, तो ये हमारा क्या आएगा, वियोजन अभिक्रिया में आएगा ना। अब जाहिर सी बात है, इसमें देखो हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया इसमें क्यों लिखे हैं, तो ये जो ए और बी है, ए और बी जो है वो हमारा ए प्लस बी में टूटेगा तो, लेकिन किसके प्रेजेंट में टूटेगा, कोई भी चीज शांत रहेगा तो क्या टूट जाएगा, नहीं ना टूटेगा। उसमें क्या करना पड़ेगा, अगर किसी चीज को तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो वैसा चीज जो टूटने के लिए ऊष्मा ग्रहण करता हो, है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा हमारा, वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ऊष्मा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ठीक है, मतलब ऊष्मा उसको मिलेगा तो क्या करेगा, ए और बी को ए बी में तोड़ेगा, मतलब दुख मिलेगा तब ना आंसू बहेगा। क्या ये दुख मिलवे नहीं करेगा तो आंसू क्या बहेगा, एक के साथ नहीं रहेगा। खराब लग रहा है आँख में, ये टप टप पूरा मेकअप खराब करेगा, है ना। तो ये क्या होगा, इसको दुख मिलेगा मतलब ऊष्मा मिलेगा, तभी ये क्या करेगा, टूटेगा, मतलब दो भागों में बटेगा। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, मतलब ऊष्मा का ग्रहण करके तब क्या करता है, उत्पाद देता है, तो उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, वैद्युत वियोजन, वैद्युत वियोजन में क्या होता है, वही चीज होता है, ए बी जो है विद्युत के प्रेजेंट में,
यहाँ पे तो ऊष्मा के प्रेजेंट में था, यहाँ पे विद्युत के प्रेजेंट में टूटेगा तो उसको क्या कहेंगे? वैद्युत वियोजन। मतलब कोई ऐसा चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर क्या करता हो? टूट जाता हो, अलग अलग हो जाता हो, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, समझ में आई बात? नाम से ही पता चल रहा है कि इसको करंट चाहिए, टूटने के लिए करंट चाहिए, है ना। एक आदमी मर गया, ठीक है, उसको जलाना है, गए इलेक्ट्रिक वाले के पास, है ना, उसको घुसाया, जब तक इलेक्ट्रिक नहीं देगा तब तक वो टूटेगा, जलेगा नहीं ना, है ना। तो तोड़ने के लिए उसको क्या चाहिए? राख बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तब जलेगा। एकदम 10 से 15 मिनट में तो स्वाहा, आदमी खाक राख, है ना। प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन मतलब जो ये ए बी है, ये प्रकाश मिलने पे, चाहे वो किसी भी प्रकार का प्रकाश हो और तब टूट जाता हो, तो उसको क्या कहेंगे? प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, मतलब ऐसा अभिक्रिया जिसको होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। जैसे तुम यहाँ पे देखते होगे, पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, तो वहाँ पे उसको प्रकाश चाहिए नया उत्पाद बनाने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे भी वो प्रकाश मिलता है, तो उससे क्या करता है? तोड़ता है ना, ग्लूकोज बनाता है ना, टूट करके ग्लूकोज बनता है। तो उसको क्या क्या कह सकते हैं हम लोग? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कह सकते हैं ना। अब हमारे पास क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? जैसे यहाँ पे ए बी है, ठीक है, आप प्लस सी डी है, तो ये विस्थापन होगा ना, या फिर यहाँ पे सीधे डी कर देते हैं, ठीक है, ए बी है और यहाँ पे डी है, तो विस्थापन होगा तो क्या बन जाएगा? ए डी जोड़ बी, है ना। तो इस तरीके से बन जाएगा। देख रहे हो विस्थापन हो रहा है? हो रहा है ना। यहाँ पे ये जो ए था ये डी के साथ चला गया और बी को अकेले छोड़ दिया, तो यहाँ पे विस्थापन हुआ, है ना। विस्थापन प्रतिस्थापन इसको कह सकते हैं। वही बात करें द्विविस्थापन अभिक्रिया का, तो वही अब बात करते हैं, ए बी है और यहाँ पे सी डी है, ये क्या बन जाएगा? ए डी बन जाएगा और यहाँ पे बी सी बन जाएगा, बनेगा। तो इसको क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे दो अभिकारक है और दो उत्पाद बन रहा है। एक अभिकारक का एक आदमी दूसरे अभिकारक के दूसरे से मिल जा रहा है और दूसरे का एक आदमी इससे पहले वाले से मिल जा रहा है। देख रहे हो ना, मतलब हमारे पास 5 रुपए का नोट है, तुम्हारे पास 10 रुपए का नोट है, हम तुमको 5 रुपए वाला दिए और तुमसे हम 10 रुपए वाला ले लिए। तुम सोच रहे हो कि हमेशा अपने चालाकी वाला बात करते हैं। ऐसा कोई बात नहीं, मेरे पास 10 का है, तुम्हारे पास 5 का है, हम तुमको 10 का दिए और 5 का ले लिए, है ना। हो गया, विस्थापन हो गया। मतलब तुम्हारा मेरे पास, मेरा तुम्हारे पास, है ना। तुम मेरे घरे आ जाओ, हम तुम्हारे घरे चले जाते। देखो फिल्म देखे होगे, आलू अर्जुन की किसका है पता नहीं, उसमें क्या करता है ना कि एगो गरीब रहता है एगो अमीर रहता है, तो वो जुड़वा टाइप का रहता है, मिल जाता है, तो बोलता है क्या कि क्या करते हैं कि हम तुम्हारा ज़िंदगी जीना शुरू करते हैं, तुम हमारा ज़िंदगी जियो। मतलब दोनों जाता है मरने, है ना, दोनों मरने जाता है। तो वो कहता है कि तुम कहाँ मरने आए हो, इतना सारा कुछ तो है। तो कहता है कि हम आज तक जन्मे नहीं कि दुख क्या होता है, दुख क्या होता है, मतलब रोना धोना क्या होता है, ये हमको मालूम ही नहीं है, हमको ये नहीं मिलता है, हम इसलिए नहीं जीना चाहते हैं। आई कहते हैं कि हम तो यह दुख से परेशान हैं, हमको सुख मिलवे नहीं किया। तो कहता है कि ठीक है, तुम हमारा आज से दुख ले लो, हम तुम्हारा सुख ले लेते हैं। ठीक है, एक दूसरे का एक्सचेंज करके आ जाता है, ओकरा घर वो चल जाता है, ओकरा घर ये चल आता है ना, रहने लगता है। तो ये वाला जो है ना, तो उसी को कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, समझे। अरे एक ही था इसलिए तो कर लिया, है ना। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। वहाँ पे अभिक्रिया ऐसा होता है कि लास्ट में वो कहता है कि ना अब तो हम अमीर रहेंगे, हम गरीब ना होने वाले हैं। यही गरीबा जो गरीब बनल रहता है कहता है कि अब चेंज कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रहता है कुछ महीने का, जाता है चेंज करने, हाँ जाता है चेंज करने के लिए, तो वो कहता है कि ना हम गरीब भले पैदा हुए थे लेकिन अब हम गरीब नहीं होने वाले हैं, जा तुम अपना, है ना। तो बहुत सारा बवाल होता है, झगड़ा वगड़ा होता है। ठीक है, और उसके बाद खूब मारा पीटी होते रहता है, ऊपर में उड़ने वाला जो होता है उस पर लड़ते रहता है। लड़ते लड़ते गरीब वाला क्या होता है नीचे गिरता है, तो अमीर वाला उसका हाथ पकड़ लेता है ना। उस समय एक बड़ा अच्छा लाइन कहता है, वो बिल गेट्स भी ये लाइन को बोले हुए हैं कि गरीब पैदा होना तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन गरीब मरते हो तो ये तुम्हारी गलती है ना। वही बोले थे।
तो ये बहुत फेमस डायलॉग है। तो वही क्या कहता है क्या कि हम गरीब पैदा तो हुए थे लेकिन गरीब मरना नहीं चाहते हैं, और उसके बाद क्या करता है, हाथ छुड़वा लेता है और गिर जाता है, क्योंकि वो अमीर था उस समय, हाथ छुड़वा के गिर के मर जाता है, कहता है हम अमीर बड़े हैं, है ना। तो वही वाला बात है। तो ये बेचारा जो है ना द्विविस्थापन करके जाता है, ठीक है। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या होता है ना। उपचयन और अपचयन समझना इसमें। एक में हम तुमको इतना हिंट देते हैं, तुम बता सकते हो हमको। एक में क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, एक में ऑक्सीजन बढ़ता है। हाँ बोलो। उपचयन में ऑक्सीजन का योग होता है और अपचयन में ह्रास होता है। अच्छा, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि होता है, बढ़ता है, तो उसको उपचयन कहते हैं। मतलब ऑक्सीजन का बढ़ना उपचयन कहलाता है। मतलब उपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन का बढ़ना होगा, और अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन का घटना होगा। समझे, घटना मतलब वो घटना नहीं, एक्सीडेंट नहीं है ना, एक्सीडेंट नहीं होगा। यहाँ पे उपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, और अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन घट जाएगा। तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया कहेंगे ना। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं। तब दो ही टॉपिक बचा हुआ है, एक है संचारण, कैसे लिखता है, ऐसे लिखते हैं ना, संचारण, और एक है विकृत गंधिता, है ना। ये दो टॉपिक हमारे पास बचा हुआ है। संचारण का मतलब हम समझाइए कि संचारण में क्या होता है कि क्षय होता है, संचारण में क्षय होता है। तो जो हमारा अभिकारक होता है उसका अगर क्षय होता है, उत्पाद में उसका वैल्यू घट जाता है, वजन घट जाता है, ठीक है, तो हम कहते हैं क्या कि उसका संचारण हो गया। जैसे लोहे पे जंग लगता है तो लोहे का वजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। लोहे में जब जंग लगता है तो वजन बढ़ जाता है, और जैसे ही जंग छूटता है तो क्या होता है, वजन कम हो जाता है। पहले जंग लगता है ना तो वजन बढ़ता है और फिर घट जाता है। ऐसा इंसान में क्यों नहीं होता है? ऐसा इंसान में ऐसा होता तो मजा आ जाता। तुम उस फैक्ट्री में जाके पहले बैठ जाती और कहती क्या कि हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि हम प्रीतिया नहीं बन जाते हैं, ठीक है, उसके बाद हम उठेंगे, है ना। और उसके बाद उन्हें से उठती ऐसे ऐसे झाड़ती, पूरा जंग उंग झाड़ उड़ के एकदम प्रीतिया बन के निकल जाती है ना। यही सोच रही थी ना तुम। आपको प्रीतिया की जैसे इसको प्रीतिया की जैसा बदला होना है, लेकिन उसकी तरह बनना नहीं है। अच्छा, तो संचारण में क्या होता है कि किसी भी मेटल में खास करके हमारा जो धातु होता है उसका संचारण ज़्यादा होता है, ठीक है। तो संचारण से बचाने के लिए हम लोग यशद लेपन यानी कि ग्रीस का लेपन करते हैं। लोहे में ग्रीस लगाते हैं, ठीक है। हम लोग तेल लगा करके, मोबिल वगैरह लगा करके रखते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि लोहे का मतलब सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी धातु को ऑक्सीजन के प्रेजेंस से हटा देते हैं तो हम संचारण से बचा सकते हैं, है ना। और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहेगा, ऑक्सीजन से अटैच में रहेगा तो क्या होगा, वो संचारित होगा ना, ठीक है। तो वही संचारण होगा। मतलब संचारण में क्या होता है, O2 के उपस्थिति में आयरन में जंग लगना, ठीक है, यही क्या कहलाता है, हमारा संचारण कहलाता है ना। ठीक है, अब विकृत गंधिता की बात कर रहे हैं। विकृत गंधिता नाम सही है, विकृत मतलब खराब, गंधिता मतलब गंध, है ना, महकना, जिसको हम लोग अपने देहाती भाषा में अरुआ जाता है, खाना अरुआ गया है एकदम, बसिया हो गया एकदम, है ना। नहीं ऐसे बोलते हैं, तुमको कहाँ मालूम है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बोलती है ना, तो हम बुढ़वा से कम तो नहीं है। खैर, तो खाना का खराब होना तो वो विकृत गंधिता में आ जाएगा, है ना। उससे बचाने के लिए हम लोग बहुत सारा प्रोसेस यूज करते हैं। जैसे तुम जो पैकेट बंद बहुत सारा खाना यूज करते हो, उसमें क्या होता है, उस ऑक्सीजन को निकाल करके और उसके जगह नाइट्रोजन को डाल देता है पैकेट में, तो क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस से हट गया, तो खाना हम तब तक बचा सकते हैं जब तक उसमें ऑक्सीजन जा करके नहीं लग रहा है।
ऑक्सीजन लगेगा तो खाना को ख़राब कर देगा। अब फ्रीज में क्या होता है, फ्रीज में तो ऑक्सीजन होता है, फिर क्या होता है, तो खाना को हम ठंडा कर देते हैं, इतना ठंडा कर देते हैं कि वो ऑक्सीजन का प्रभाव उस पर पड़ता ही नहीं है ना। आदमी, मरा हुआ आदमी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहता है, इसलिए सड़ने लगता है और महकने लगता है 2-3 दिन अगर रख लिया जाए तो। लेकिन वही आदमी को बर्फ़ पर लिटा करके रखते हैं तो वो नहीं सड़ता है, नहीं महकता है। क्यों नहीं महकता है, क्यों नहीं सड़ता है? क्योंकि वो इतना ठंडा चीज़ जो है ना, ठंडा चीज़ के साथ ऑक्सीजन चिपक ही नहीं सकता है। और ऑक्सीजन चिपकेगा भी तो क्या करेगा, उसके साथ कुछ ज़्यादा गड़बड़ नहीं होने देगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पे N2 गैस का यूज करके हम लोग पैकेट बंद खाना को बचाते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, पैकेट बंद खाना को हम लोग लंबे समय तक बचा करके रखते हैं, ठीक है। देखते होंगे कि सामान पर एक्सपायरी वगैरह लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है एक्सपायरी? उतने दिन के बाद नाइट्रोजन निकलता है। अब देखो यहाँ पे जैसे, या फिर कहता है क्या कि पैकेट खोलने के बाद आप ज़्यादा दिन तक ना रखें, पैकेट खोलने के 10 दिन के अंदर यूज कर ले, 20 दिन के अंदर यूज कर ले, ऐसा कहता है ना। कहता है ना। खास करके तुम देखोगे ये क्या बोलते हैं, भुजिया वगैरह का पैकेट देखोगे ना, हल्दीराम वगैरह का, ये सब का, तो वो सब लिखा रहता है बेस्ट यूज बिफोर, इतना डेट दिया रहेगा, है ना। तो बेस्ट बिफोर का मतलब क्या है कि उससे पहले आप इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं तो अंदर का जो नाइट्रोजन है ना, वो उतना दिन के बाद नहीं टिकेगा और फिर खाना ख़राब कर देगा। भले ही आपको फूलल पैकेट दिखाई देगा, लेकिन वो ख़राब कर देगा। तो आप खाइएगा तो फिर बीमार पड़िएगा, अब बीमार पड़िएगा तो केस करिएगा किस पे, हल्दीराम पे। उससे बढ़िया पहले ही आप खा लीजिए, है ना, मोटा राम, हल्दीराम, जो भी हो। तो वो क्या करते हैं ना, तो बचाने के लिए वो क्या करते हैं, उसमें भी हाई नाइट्रोजन भरे हुए रहता है, ऑक्सीजन को हटा करके और नाइट्रोजन को भर के रखता है ताकि वो सुरक्षित रहे। लेकिन खोलते हैं तो 2-4 दिन में निपटा, हम लोग तो 1 दिन में निपटाने वाले आदमी है। तो पूरा चैप्टर ओवरव्यू हमारा खत्म होता है ना। अब हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। हाँ, ये देखिए हमारे बच्चे लोग यही है, इतना ही लोग, सारे लोग पढ़ रहे हैं और हम इन्हीं को अपना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाए हैं।